आज हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी की बात करेंगे और उसके साथ एसोसिएटेड ही है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनको हम एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट समझ सकते हैं। ड्रेन थियरी, drain of wealth would lead to deindustrialization invariably. So we are kind of going to look at cause and effect, and if we are able to finish it today. We already talked about थोड़ा बहुत introduction to drain of wealth के साथ आपका हो गया कल। ये nationalist response था to how the Britishers were looking at things, जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं, हम आए तो सब कुछ हमने ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया, we were for the good of Indian people. But the nationalists are responding, they're saying no, it's not like that. So this drain theory, it referred to a significant part of India's national wealth being exported to England. And in return, the argument is India is not getting any economic returns. ये argument है। तो एक तरीके का ट्रिब्यूट इंडिया को पे करना पड़ रहा है ब्रिटिशर्स को। And this, how would this happen? This would happen in the form of salaries. British officers जो इंडिया में posted थे तो they were paid from the Indian coffers. And जो बाकी home charges हिंदुस्तान में offices वगैरह and the profits then made by British capital invested in India, वो तमाम हिंदुस्तानी पैसे से होता था and it was sent to British. अमिया बागची की बात हमने की थी। अमिया कहते हैं कि since after acquiring dominion over India, East India Company and private traders could appropriate Indian goods or tribute or profits without really paying for them, Britain did not any longer have to send bullion to India to balance her accounts. Instead, bullion was now sent out of India either to China or to Britain. ये पिछले सेशन में इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस हमने समझी थी कि ये क्या हो रहा है, what's going on. So, what would East India Company need to do if they want to sell Indian products elsewhere? अगर उनको इंडियन प्रोडक्ट बेचना है कहीं पे, से ब्रिटेन में बेचना है, so they would have to purchase it in India. उसके लिए they would need to pay them in gold, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. Now that is draining their wealth, ब्रिटिशर्स की. अब वो क्या कर रहे हैं, once they get, जब वो हुकूमत में आ गए तो अब वो टैक्स लेवी कर सकते हैं. उस टैक्स से वो यहाँ की चीज़ें खरीदेंगे और उनको फिर बेचेंगे बाहर. So they neither have to produce it, they neither have to work on it, they just have to take it from people, क्योंकि पैसा आ रहा है टैक्स से फ्री का, and they just have to take it on. खैर, बागची का एस्टिमेट है ये जो external drain from Bengal itself constituted about 3 to 4% of gross domestic product. इतना ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है. एक और एस्पेक्ट इसका ये है कि ब्रिटेन में द सीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं ब्रिटेन में. तो इसके बाद जब ब्रिटिश इंडस्ट्री फुल फ्लेजेड अपना प्रोडक्ट डेवलप करेगी तो बड़े फिर हालात ख़राब हो जाएंगे, फिर और भी बुरे हालात हो जाएंगे. फिर इसके बाद वॉर्स हैं, जो ब्रिटिश वॉर्स इंडिया में हो रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स दे आर ऑल्सो बीइंग पेड फ्रॉम इंडियन मनी. अगर इसको ऐड करें तो बागची कहते हैं देन एटलीस्ट 5 to 6% ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द रूल्ड लैंड दे वर साइफन्ड ऑफ. एंड जो भी आपका रिसोर्स होता है, रिसोर्स में खपत करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद जो बाकी पैसा बचता है उसी में से इन्वेस्टमेंट हो सकती है. दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ये हमने, अगर आपको ध्यान हो, इकोनॉमिक्स के जो इनिशियल सेशंस हैं उनमें हमने ये डिस्कस किया है. एंड इफ़ यू आर नॉट एक्वेंटेड विद देम तो मेरे पेट्रियन पे अवेलेबल हैं वो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. तो उसमें जीडीपी एट्सेट्रा वो वाले सेशंस देखे, उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस हुआ है. सो एन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ दिस सरप्लस इज जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर सरप्लस ही इट इज़ साइफन्ड ऑफ तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. अब इसको अपने घर से आप कंपेयर करके समझें. आपका घर है,
उसमें इनकम है, से आप 4 लोग रहते हैं घर में और आप कमाते हैं। अब आप कमा के लाए से 50,000 रुपये, आपके घर में बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने पीने का बिल, फ़ोन का बिल, बीमार, ब्लैंकेट, शर्ट, ये सारी चीज़ें मिला जुला कर आपका खर्चा जा रहा है इसे 40,000, और 10,000 रुपये आपका सेव होता है। अगर आपको किचन एक्सटेंड करना है, वो कहाँ से आएगा वो पैसा? वो ये 10,000 जो सेव किए हैं ओवर 10 मंथ्स 1,00,000 रुपये बन गए, उसको यूज़ करेंगे आप। ठीक, वट एवर इन्वेस्टमेंट यू वॉन्ट टू डू, यू वुड ओनली बी एबल टू डू दैट फ्रॉम सेविंग, क्योंकि बाकी पैसा तो खर्च हो गया। से 15 साल बाद आपने ज़मीन खरीदी कहीं पे, वो ज़मीन खरीदने के लिए आपका पैसा कहाँ से आया? यही जो सेविंग हुई थी। तो सेविंग और सरप्लस, इसी को हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इन अनदर वे। बट द प्रॉब्लम इज इफ योर सेविंग इज बीइंग टेकन अवे, तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, तो किचन जितना है उतना ही रहेगा हमेशा। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, and that's why the colony is not developing. Colony is staying poor, underdeveloped. So this was the impact of external drain on economy. जब ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में शुरू हुआ 1757 से 1757, क्या हुआ था 1757 में? प्लासी की जंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला फेनोमेना भी इन इटसेल्फ। इट्स अ वंडरफुल पीरियड ऑफ हिस्ट्री कि उस वक्त क्या हुआ, द नवाब्स ऑफ बंगाल, द ट्रीजन एंड ऑल। तो बड़ा वो उसमें भी हाउ योर ओन पीपल कैन सेल यू ऑफ, वेरी वेरी रूथलेस पीरियड। तो सिराजुद्दौला एंड अदर्स, तो बड़ा बुरा हाल था इस वक्त। सो एंड दिस एक्सटर्नल ड्रेन, दिस वाज ओनली वन एलिमेंट ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, एंड देयर वाज अदर एक्सप्लॉयटेशन like heavy taxation, unfavorable trade. We talked about balance of payments. Balance of payments is necessary, otherwise your economy would be in trouble. The trouble with Pakistani economy, Sri Lankan economy, वो is exactly balance of payments. तो यहाँ पे favorable trade भी नहीं है, और इस सारे प्लंडर और एक्सप्लॉयटेशन से ब्रिटिशर्स उन्होंने बड़े फ़ायदे उठाए। लॉर्ड कर्जन अपने वक्त में लिखते हैं, इंडिया इज़ द पिवट ऑफ आवर एम्पायर। लॉर्ड कर्जन कौन थे? ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया बिटवीन 1899 and 1905. 1905 is also an important date. Probably this was around when partition of Bengal took place. So he says India is the pivot of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. अगर हमने कोई हिस्सा खो दिया एम्पायर का तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इफ़ वी लूज इंडिया, अगर हिंदुस्तान हमारे हाथ से चला गया, द सन ऑफ आवर एम्पायर वुड हैव सेट, खत्म, कुछ नहीं बचेगा फिर। ये लॉर्ड कर्जन कह रहे हैं। वेस्टर्न हिस्टोरियंस क्या कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में, हमने आकर सब कुछ जो डेवलप किया वो हमने किया। तो मैंने आपको समझाया था पिछले सेशन में, दोज व्यूज आर टू बी व्यूड इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, द ओरिएंटल व्यूज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। तो उसको उस टाइप ऑफ राइटिंग को ओरिएंटलिज्म कहते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट्स वुड डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। कंपनी को दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिली 1765 में। अब ये क्या होता है? ये दीवानी राइट्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स, और इसने और डोर्स ओपन किए फॉर प्लंडर ऑफ द कंपनी। अब ये कैसे हुआ? आप डिवाइड कर सकते हैं इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन को दो हिस्सों में, निज़ामत और दीवानी। सो वन इज इनकम, अनदर इज एक्सपेंडिचर, ऐसे समझें इसको। मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके बोला, ये ऐसा नहीं है, बट मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ। दीवानी में क्या हो रहा है? यू आर एबल टू कलेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। निज़ामत में क्या हो रहा है? निज़ामत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, जुडिशरी, ये तमाम चीज़ें हैं निज़ामत में। अच्छा, ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। निज़ामत वर्ड, निज़ामत, इसका मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या होता है इसका मतलब? निज़ामत का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जस्टिस निज़ामत से आया है। निज़ामत वर्ड कहाँ से आया है? निज़ाम से आया ना निज़ामत। द किंग इज ऑल्सो कॉल्ड निज़ाम। सो किंग इज वन हु डिस्पेंसेस जस्टिस एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, जो निज़ामत करे।
ठीक, अब निज़ाम कहाँ से आया है? नज़्म से। नज़्म से। नज़्म क्या होती है? व्हाट इज नज़्म? नज़्म इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. पोइट्री फॉर एग्जाम्पल इज नज़्म. नज़्म में क्या होता है? नज़्म में सिमेट्री होती है. नज़्म में एक प्रॉपर उसका राइम होता है, रिदम होता है. ठीक, वो एब्रप्ट नहीं होता. इट्स ब्यूटिफुल. तो नज़्म से ही बनता है तंजीम. तो जब तक तंजीम नहीं होगी और जब तक वो खूबसूरत नहीं होगी तब तक निज़ाम नहीं होगा. और जब तक निज़ाम नहीं होगा तब तक नज़ामत नहीं होगी. निज़ामत नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा. तो तंजीम के साथ एसोसिएटेड है जस्टिस. नज़्म होना इज़ अदल होना. तो फसाद क्या है उसका? तब अपोजिट हुआ ना नज़्म का, फसाद. तब ठीक, तो फसाद फिल अर्द के लिए इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं सजाए मौत. फसाद फिल अर्द, बिकॉज फसाद इज अपोजिट टू दिस. खैर, तो दीवानी और निज़ामत ये दो आर्म्स हो गए स्टेट के. अब क्या हुआ 1765 में? क्या हुआ? ये 1765 से पहले प्रोबेबली प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई थी, पता नहीं मुझे. खैर, जो भी हुआ था, तो दीवानी राइट्स ले गए. ये दीवानी राइट्स लेने का मतलब क्या हुआ? कि अब हम टैक्स लेवी कर सकते हैं. सो अब द कंपनी इज गेटिंग रेगुलर इनकम. Anyone loves regular and sustained income because on the basis of that you can do a lot of things. जैसे Instagram पे advertisements. If you do not have that, how are you going to do? You're not going to do. आपके पास पैसा नहीं है, आपको कमाना पड़ेगा, तो दूसरा काम कैसे करोगे? नहीं, अब इनको टैक्स मिल रहा है. अब देखिए, लेकिन ये कितना विकेड है. ये कितना विकेड है कि दीवानी राइट्स कंपनी के पास है, निजामत दे दी है किसको? हुक्मरानों को. लॉ एंड ऑर्डर तुम मेंटेन करोगे, जस्टिस तुम कर, खर्चे तुम करोगे, लेकिन पैसा जो आएगा वो मैं, बेनिफिट्स आई विल रीप. ये वही है वो कश्मीरी दो भाई. तो अब वो बांट रहे थे, उनके फादर मदर, उनकी डेथ हो गई होगी, तो वो बैठे हैं अब डिसाइड करने के लिए कि ये घर का क्या होगा, उसका क्या होगा, बर्तन कहाँ जाएंगे इनका. तो इसी में देन देयर इज दैट काउ दे हैव. तो कहता है बड़ा भाई उसको छोटे भाई को कि ठीक है, अब ये गाय बची है, यू कीप द फर्स्ट हाफ, आई विल कीप द सेकेंड हाफ. तुम आगे वाली साइड रखो, मैं पीछे वाली साइड रखता हूँ. तो छोटे भाई को गाय को खिलाना पड़ता है. He has to give the cow food, feed, medicine, and milk and cow dung both are taken by the elder brother. So that's what is happening here. Exactly, that's what's happening here. So they इसको कहते हैं by the way dual government of Bengal. तो ये ज़्यादा टाइम नहीं चली, कुछ टाइम तक चली. You can understand why. Because the resources for निज़ामत they started getting depleted. बड़ी डिप्लीट हो गई. ये जो लैंड रेवेन्यू आप हासिल कर रहे हैं, these were remitted by the company to England once again. और ये मोनोपोली जो प्लंडर की थी और एक्सप्लॉयटेशन की थी, विच द कंपनी अनलीस्ड ऑन इंडिया, इट कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ 18th century. ये सम टोटल ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड. ये ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं चली बहुत टाइम तक. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वुड रिप्लेस द प्रीवियस एक्सप्लॉयटेशन. एंड दिस हैपेंड मोर सो बिकॉज इंग्लैंड खुद का कैरेक्टर भी चेंज कर रहा था साइमल्टेनियसली. इंग्लैंड ऑल्सो वॉजंट होमोजीनस, की मतलब 1000 साल एक ही जैसा. They also shifted from mercantile capitalism to industrial revolution. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इतना प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को कहीं सेल करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए. तो फिर कंपनी को ब्रिटेन ने फिर कंपनी की मोनोपोली भी हटाई इस वजह से. बट दे आर पैरेलल हैपनिंग्स हैपनिंग इन ब्रिटेन. एंड फ्रॉम दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड वट एवर द ब्रिटिश डिड वॉज फॉर देयर ओन गुड. And this we can say is true for any power, any colonial power,
कि वट एवर इट डज फॉर इट्स ओन गुड। ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। जो भी यहाँ पे जो सड़कें, जो ये क्या रेलवे बनाते थे, वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क फैलाते थे, इट सर्व द फर्स्ट पर्पस ऑफ देयर ओन सेल्स। एंड देन लगे हाथ, वो बहती गंगा में हाथ धोने वाला जो मुहावरा है कि कोई हिंदुस्तानी भी अब ट्रेन में चढ़ गए तो क्या मसला है, तो चढ़ जाए, कोई ठीक नहीं है, यू आर गेटिंग अ बिगर थिंग फॉर दैट स्मॉलर प्राइस, so be it. Earlier when we started talking, I said कि जो de-industrialization है ये इफेक्ट है इसी का, ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही। तो why would that be? Because I think I already explained it. Because surplus ही इन्वेस्ट होगा। अब surplus is being siphoned off, तो इन्वेस्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। So this external drain theory के बाद the second thing they pushed upon the nationalist narrative जो था उस वक़्त का, and later as well it was pushed, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि हिंदुस्तान इज़ गेटिंग डी-इंडस्ट्रियलाइज्ड। अब ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है फर्दर, ये कह रहे हैं डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, रिवर्स में जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर 10 फैक्ट्रीज हैं, 11 नहीं हुई, 12 नहीं हुई, 10 के बदले 10 ही भी नहीं रही, डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, 10 से 6 पे पहुंच गए हम। वी आर आवर ट्रेजेक्ट्री इज नॉट, मतलब एक हो गया द स्लोप ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव, द स्लोप ऑफ कर्व इज 0 एंड द स्लोप ऑफ कर्व इज नेगेटिव, mx+c। तो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये ऑपोजिट कह रहे हैं। ये नहीं कि हम गरीब थे अब अमीर नहीं हो रहे हैं हम, ना, ये कह रहे हैं हमारी गरीबी की जो लेवल है वो बढ़ रही है। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि दे आर नॉट आर्ग्यूइंग कि यहाँ सड़कें नहीं बन रहे, पुल नहीं बन रहे। ये कह रहे हैं जो सड़कें हैं वो भी अब खस्ता हो गई हैं, ये रिवर्स में जा रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये हमको कैसे पता? व्हाट इज़ देयर आर्ग्यूमेंट? दे आर आर्ग्यूइंग कि इंडिया एक एक्सपोर्टर था कॉटन मैन्युफैक्चर का, एंड दिस वॉज हाउ कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड टू ट्रेड। लेकिन ग्रेजुअली इंडिया क्या बन गया? ये इम्पोर्टर बन गया कॉटन मैन्युफैक्चर का। इससे क्या हुआ? अब ये इम्पोर्टर बन गया, अब बाहर से आ रहा है कॉटन प्रोडक्ट। तो हिंदुस्तान का आर्टिजन क्या करेगा? हिंदुस्तान का क्राफ्ट्समैन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। प्लीज़ लीव, आपका काम नहीं है यहाँ पे कोई। अब जिस बिजनेस में, अच्छा ठीक है, एक मिसाल ले लें, अगर आप 90s बॉर्न हैं, 80s बॉर्न हैं, तब एक फेनोमेना आपको याद होगा, पूरे पैन कश्मीर फेनोमेना, कैसेट्स की दुकानें होती थी और एक स्पीकर उन्होंने रखा होता था दरवाजे के सामने जहाँ पे गाने बजते थे और आपको पता चलता था कि यहाँ कैसेट्स बिकती है। ठीक, फिर आप जाते थे, आप कैसेट खरीदते थे, उनको बोलते थे कि मुझे इस कैसेट में ये गाना रख के दो, और वो फिर वो 4-4, 8 गाने उस कैसेट में आते थे। कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, कसूर बड़ा ये फेमस था उन दिनों, कसूर के गाने बड़े हिट हुए थे। तो ये था ना एक दौर। फिर जिस बच्चे के पास वॉकमैन होता था वो पूरे पलटन में सबसे कूल होता था। ठीक, आपके और मेरे पास, हम जैसे लोगों के पास वॉकमैन ही नहीं होता था। खैर, वॉकमैन फिर बड़ा खरीदते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, एक और दौर आया, उसमें वो मिक्सर्स वाले होते थे, वो दे यूज्ड टू मिक्स ऑल ऑफ दोज, वो मूवीज़ बनाते थे, शादी पे मूवीज़ बनाते थे, शादी की मूवीज़ बनाते थे। वो बड़ा सा कैमरा होता था, वो बाजू जितना, तो वो लेकर चलते थे साथ। तो उन दिनों बड़ा हिमेश के गाने चलते थे, तो ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर बड़ा चलता था उन दिनों। तो खैर, क्या हुआ उन कैसेट्स की दुकानों का? कहाँ है वो? कहाँ है वो कैसेट्स की दुकान? सना एरेना जो है वो वाला पत्ता पार्क के ऑपोजिट, वो दुकानें कहाँ गई? वहाँ पे कैसेट्स बिकती थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। या यहाँ पे लाल चौक में, इस्लामाबाद में, देयर यूज्ड टू बी दिस म्यूजिक वर्ल्ड और समथिंग। क्या हुआ उसका? व्हाट हैपेंड टू दैट? गॉन। क्यों? चीज़ की डिमांड ख़त्म हो गई। और डिमांड ख़त्म होने के बहुत रीजंस हो सकते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इंटरनेट आया, इंटरनेट ने इन सारी चीज़ों को रिडंडेंट बना दिया। ठीक, अभी भी कुछ होते हैं नवाब जो रखेंगे ऐसी चीज़ें, शौक बड़ी चीज़ है। तो पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स,
बट वंस द डिमांड इज गॉन, वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन द मार्केट. यहाँ पे डिमांड, वाई इज डिमांड गॉन? क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, सस्ता है, वो खरीदेंगे लोग. आप क्या करेंगे? तो करो रोप, बे क्या करो, उठो और जाओ, निकलो यहाँ से. अब इससे क्या होगा फर्दर? इससे क्या होगा वंस अच्छा, एक और फेनोमेना साइमल्टेनियसली हो रहा है. देन देयर आर वो वाले लोग जो एसोसिएटेड हैं. किंग्स वेर द बिगेस्ट पेट्रन्स ऑफ ऑल ऑफ दीज आर्टिजन्स. किंग्स को चाहिए होती थी बहुत सारी चीज़ें, तो उनको वो सप्लाई करते थे. अब तुम्हारे किंग को तो पीट के भगा दिया उसने, कंपनी ने. अब कौन तुमको पैट्रनाइज करेगा? तो जब तक पेट्रियंस नहीं होंगे तब तक सुल्काक नहीं चलेगा. तो पैट्रन इज नेसेसरी, पैट्रनेज इज नेसेसरी. पैट्रनेज भी गई, तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है. अब ये क्या करेंगे हजरत? ये क्राफ्ट्समैनशिप कर नहीं सकते, क्राफ्ट बना नहीं सकते, क्योंकि वो कोई खरीदेगा नहीं. एक और चीज़ इनको चाहिए होती थी, क्रेडिट, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए. रॉ मटेरियल तभी खरीदेंगे जब इनको पता होती थी कि कोई आगे उसको परचेज करने वाला है. तो अब ये खरीद भी नहीं सकते रॉ मटेरियल. क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उठ के निकल जाएंगे. ये काम ये शहरों में करते थे, गाँव से आते थे शहर में बसने के लिए. अब शहर में ये काम नहीं है कोई आपके लिए, आप क्या करेंगे? अब वापस जाएंगे गाँव में. हिंदुस्तान में कोविड क्राइसिस हुई. कोविड क्राइसिस में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इतने दिन बंद रहेगा सब कुछ. क्या किया सब लोग जो काम करने के लिए बड़े शहरों में पहुंचे थे? उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और वापस अपने घरों के लिए निकल गए. राइट, एवरीवन डिड इट. ऐसे ही होता है, क्योंकि आप काम करने गए हैं एंड नाउ यू आर गोइंग बैक टू योर होम. सो दे आर गोइंग बैक टू देयर होम्स. तो इससे क्या होगा? शहर डिप्लीट हो रहा है. शहर की रौनक इन्हीं लोगों से है. अब ये लोग चले गए, हाँ, गो गाते गाते कि शब के नाले भी गए, सुबह की आहें भी गई, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए. तो ये निकल गए हजरत. शहर भी, ट्रेडिंग सेंटर्स कोलैप्स हो गए कम्प्लीटली. तो वट एवर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एग्जिस्टेड, दैट वॉज डिस्ट्रॉयड. और इसके बाद ब्रिटेन पम्प्ड इट्स कॉटन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैनचेस्टर क्लॉथ इनटू इंडिया. जो बची कुची कसर थी वो उसने ख़त्म कर दी. सो कंप्लीट डेसिमेशन. अमिया बागची कहते हैं, फॉर मोर देन 75 years अप टू 1913 India remained the major importer of cotton goods from Britain, often taking more than 40% of British exports. This was the condition. Now, the problems do not stop here. Things are related. Society is an organism. If there is a kidney failure, that doesn't mean everything else is going to stay fine. Other organs with time start to give up. ठीक, ये सब के साथ होता है. So they are diagnosed of sugar, diabetes, and then they start losing their eyesight as well. कुछ टाइम के बाद the kidney stops working. That's an organism. Things are related in an organism. Society is also an organism, a different kind of organism. When one of its parts is not functioning well, do not think the rest of it is going to function well. When one part sneezes, the rest of it catches cold. तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है. बट ट्राई टू फाइंड आउट एंड टेल मी इन कमेंट्स कि ये जो मैंने रेफरेंस दिए किस बारे में यूज़ होती है हिस्ट्री में. हिस्ट्री में कहा जाता है व्हेन समथिंग sneezes, something else catches cold. Do tell me. For now, if deindustrialization is taking place, if the trading centers are depleting, there must be other things that are getting affected. These people need to be accommodated elsewhere. Cotton manufacture का decline है. So India witnesses decline in population that is dependent on indigenous industries. अब ये अपना रोजगार कहाँ से हासिल कर रहे थे? इस इंडस्ट्री से. इंडस्ट्री खत्म, ये जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? गाँव गए. गाँव में क्या है? एग्रीकल्चर का काम. Overburdening of agriculture now. Now here are the roots of modern problems of Indian agriculture.
If you people are aware of problems with agriculture in India, Pakistan, Bangladesh, then here are the roots of those problems. And what are the problems of agriculture in India? We might be able to look at that when we discuss that topic in economics. We are going to look at that in economics. So one of the problems in India seems to be land fragmentation. ये अभी की मैं बात कर रहा हूँ 2023 में लैंड की प्रॉब्लम क्या है. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज लैंड फ्रैगमेंटेशन. वो क्या होता है लैंड फ्रैगमेंटेशन? ज़मीन पे जितनी बड़ी ज़मीन होगी उतना रेवेन्यू आप जनरेट कर पाएंगे, राइट? 100 बीघा है, आप वैसा ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं इसको. खैर यहाँ पे पहले लेट्स अंडरस्टैंड लैंड फ्रैगमेंटेशन. ज़मीन का टूटना. ये एक भाई था, ये गांव में काम करता था, अपने खेत से अपनी कमाई कर लेता था. दूसरा भाई मिस्त्री का काम करता था, कॉटन वाला काम करता था, शहर में था. शहर में काम बचा नहीं, ये वापस आ गया. ज़मीन अब बटेगी, केक कटेगा, सब में बटेगा. ज़मीन भी कटेगी, सब में बटेगी. तो अब इनके पास पहले 2 बीघा ज़मीन थे, अब 1-1 बीघा आ गया. ठीक. तो ऐसे ही ये विद जनरेशंस अब डिवाइड होता जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑक्यूपेशन. Now this leads to loss of economies of scale. ये बहुत important है समझना. Take for example the comparison between Pakistan and India. अब one of the comparisons that you would see online is कि हिंदुस्तान में इतने सारी सिटीज़ में मेट्रो है, पाकिस्तान में एक सिटी में मेट्रो है, प्रोबेबली लाहौर में मेट्रो है पाकिस्तान में. हिंदुस्तान में बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो है. एंड वर्ल्ड कप से हमको ये पता चला कि हिंदुस्तान के स्टेडियम्स दे आर वे बिगर एज कम्पेयर टू व्हाट दे आर इन पाकिस्तान. नाउ व्हाई वुड दैट बी? इज दैट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ रिच इंडिया इज एंड हाउ पुअर पाकिस्तान इज? इट इज़ नॉट. देयर इज़ मच मोर हैपनिंग इन द इकोनॉमिक्स दैन दैट. उसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एवरेज पर कैपिटा इनकम देखें, दो इंडिया इज़ अहेड ऑन दैट एज वेल, बट कुछ टाइम पहले अगर जाते तो आप देख लेते कि वो भी सिमिलर थी पर कैपिटा इनकम. दैट मीन्स लोग इक्वल ही कमा रहे थे दोनों जगह, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी. अब लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से. पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज़ कंपेरेबल, इनफैक्ट लेसर देन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उत्तर प्रदेश. तो what's happening? Why big stadiums? Why lot of metros? Let's say creating a big stadium needs 1 crore rupees. 1 करोड़ रुपए चाहिए बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए. ठीक. पाकिस्तान में 100 लोग हैं, हिंदुस्तान में 1 लाख लोग हैं. पाकिस्तान के 100 लोग 1 रुपये टैक्स देते हैं, तो 100 रुपये पाकिस्तान इकट्ठा कर पाता है. हिंदुस्तान में 1 लाख हैं, 1 लाख रुपए इकट्ठा होंगे. ठीक. तो ये 1 लाख रुपए इकट्ठा करके एक स्टेडियम बनेगा आफ्टर 100 years. ठीक. तो व्हाट वुड दैट डू नाउ? वो एक स्टेडियम पाकिस्तान में वुड टेक से 500 years टू डेवलप. नाउ दैट स्टेडियम इज गोइंग टू क्रिएट फर्दर रेवेन्यू विच एड्स. दिस इज व्हाट इकोनॉमीज ऑफ स्केल डू. जितना बड़ा स्केल होगा उतना प्रोडक्शन में मदद होगा. इसका एक और तरीका भी है सोचने का. आपकी इनकम है, आप सेव करते हैं 5,000 रुपये पर मंथ, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए ये कोई बड़ा खर्चा करना, क्योंकि 5-5 हज़ार कमा रहे हैं. लेकिन आप फैमिली हैं 4 के एंड ईच सेव्स 5,000, तो आप 20,000 का खर्चा कर सकते हैं. आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप 4 महीने बाद कर सकते हैं. सो द अदर फैमिली गेट्स ए हेड स्टार्ट ऑफ 4 months एंड दिस इट डज एवरी मंथ इट गेट्स 4 महीना आगे आपसे. सो इन ए ईयर इट इज़ 4 multiplied by 12, इतना आगे वो आपसे निकल गया. नाउ दिस इज एग्जैक्टली वाई मेट्रोज. फॉर एग्जाम्पल इंडिया कॉन्सेंट्रेट्स ऑन दिल्ली मेट्रो बनाएंगे. इसमें कितना पैसा चाहिए? इसमें 1,000 रुपये चाहिए. 1,000 रुपये कितने टाइम में हम इकट्ठा कर सकते हैं? हमको 1 साल लगेगा. ठीक. 1 साल में हिंदुस्तान ने बनाया मेट्रो. पाकिस्तान, हमको 10 साल लगेंगे इतना पैसा जमा करने के. उन्होंने 10 साल में बनाया. नाउ दिल्ली मेट्रो इन इटसेल्फ इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर रेवेन्यू. तो वो गैप बढ़ती जाएगी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं इसको. ये मैंने, इट डजंट मीन कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ डूइंग गुड. देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तानी इकॉनमी.
There are other countries which are smaller in size than Pakistan, but they are doing wonderful as compared to Pakistan. So this is in no way to tell you that Pakistan economy is as good as Indian. No, it is not. India ka macroeconomic framework is in every sense of the term better than Pakistan's, and that's why these results. ये कहने का मतलब मेरा ये हुआ, not every country which has resources like India is doing as good. Not every country having population like that of India is doing as good. There are countries which have resources, African countries in particular, but they are not doing good. There are countries which do not have resources and they are doing good. Japanese, they do not have any land. क्या है उनके पास? थोड़ा सा लैंड है, होकाइडो, शिकोकू, 4 आइलैंड है उनके पास, दैट्स ऑल. तो क्या करते हैं वो? कैपिटल इंटेंसिव. जर्मनी फॉर एग्जांपल कैपिटल इंटेंसिव. अब उनके पास तो चलो रिसोर्सेज भी बड़े थे, कोल फील्ड्स उनके पास थे. हिंदुस्तान के पास भी बड़े कोल फील्ड्स हैं. खैर, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल. नाउ लैंड फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? यू हैव लॉस्ट थोड़ा सा ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इफेक्ट हुआ, लेकिन विद जनरेशंस कंप्लीटली इफेक्ट होगा. ठीक है, अब जब 2013 में आप पहुंचेंगे, 2023 में जब आप पहुंचेंगे, तो लैंड बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड होगा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े ऑफ लैंड विद पीपल. उससे वो क्या उगाएंगे, क्या सेव करेंगे? तो बहुत बड़ी दिक्कत. अच्छा, द प्रॉब्लम डजंट स्टॉप हियर, इट गेट्स, ये बहुत गंदी हो जाती है ये प्रॉब्लम. नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. मान लीजिए आप 2 भाई हैं. एक भाई जाता है खेत पे, तो वो खेत पे काम करता है. खेत इज़ वर्किंग ऑन 100% प्रोडक्टिविटी. ये हाईएस्ट अनाज 10 किलो प्रोड्यूस कर सकता है. आपका भाई खून पसीना एक करके 10 kg अनाज प्रोड्यूस कर रहा है. परफेक्ट. आप, बिकॉज योर ब्रदर इज़ वर्किंग ऑन द फील्ड, यू आर फ्री. सो व्हाट यू डू, आप मजदूरी पे जा रहे हैं. ठीक, आप मजदूरी से 600 रुपये कमा रहे हैं हर दिन. परफेक्ट. अगर मजदूरी नहीं, यू आर एन आर्टिजन, आप कुछ और काम कर रहे हैं. ठीक है, परफेक्ट. सो यू आर गेटिंग 10 kgs ऑफ राइस एंड यू आर गेटिंग 600 रुपीज़. ये आपकी इनकम है फैमिली की. नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन. यू हैव लॉस्ट योर जॉब, योर आर्ट इज़ नो मोर नीडेड. आपका क्राफ्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अब आप इस खेत में जा रहे हैं काम करने के लिए. आप अपने भाई का हाथ बटा रहे हैं. परफेक्ट, अच्छी बात है, बटाएं हाथ अपने भाई का. खेत से पैदावार कितनी हुई? मैंने बोला था इस एग्जाम्पल में, खेत अपने ऑप्टिमम लेवल पे है. वो 10 kg दे रहा है, वो अब भी 10 ही kg देगा. लेकिन काम अब इस पर 2 लोगों ने किया, इससे पहले एक ही कर रहा था. दैट मीन्स द सेकेंड पर्सन इज एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. ही फील्स ही इज एम्प्लॉयड, बट ही इज नॉट, बिकॉज प्रोडक्टिविटी हैज नॉट इंक्रीज्ड. इसको कहते हैं disguised unemployment. You feel you are employed, but you are not. That means your employment is not adding any value to the gross domestic product of the country or the place. The other term for it would be, other way of looking at it would be, marginal utility you added is zero. आपने कुछ ऐड ही नहीं किया. ये आप अपनी लाइफ में भी करते हैं, इसके लिए ज़्यादा इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपनी ज़िंदगी को ही बड़ी ध्यान से देखेंगे ना, आप क्या कहते हैं जब आप शादी में सुबह वंच 4 बजे सब और खाना देना है सबको, तो आप क्या कहते हैं? अब आपको सैलड बनाना है, तो आपके आते हैं चाचा जी और कहते हैं बेमा छु ब्याक नफर ज़रूरत, तो आप कहते हैं ना इससे काफ़ी, इससे 5 नफर, इसका रोई पाने. फिर आता है वो एक मनहूस सा कज़न, वो बैठ जाता है बगल में, चाकू उठाता है, करता कुछ नहीं है. फिर आती है आपकी मामी, कहती है ये मिस्ती दीव क्या काम, तो आप कहते हैं ये बैल इधर भीत, ये क्या कह रहे, अच्छी क्या करना इसके. वो क्या है? दैट मीन्स दिस पर्सन इज इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ही फील्स ही इज डूइंग समथिंग, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. एक होता है जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टर्म पास ऑन करनी है नेक्स्ट को, वो तब भी उसमें बीच में हाथ रखेगा. अगर वो नहीं रखता तब भी आप पास कर लेते. ठीक, तो दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है. दैट मीन्स कंट्री इज नॉट वर्किंग एट इट्स ऑप्टिमम. इट कुड हैव प्रोड्यूस से 100 kg, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग, इट्स प्रोड्यूसिंग ओनली 10. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट.
all of this means your agriculture now is subsistence levels. Subsistence levels क्या होता है? Sophisticated way of saying कि जितना आप उगाते हो वो आपकी खुद की खपत के लिए एनफ है. खुद की खपत के लिए एनफ है का मतलब क्या हुआ कि कोई सरप्लस नहीं है. कोई सरप्लस नहीं है का मतलब क्या हुआ? कोई सेविंग नहीं है. कोई सेविंग नहीं है का मतलब हुआ कि कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है. कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट का नहीं है का मतलब हुआ कोई डेवलपमेंट नहीं है. अब इसको भी अपने घर से समझे. आप सेविंग करते हैं, आपके पापा आपको बोलते हैं कि देखो हमारे टाइम पे नहीं होता था स्कूल, हमको ऐसे जाना पड़ता था नंगे पैर, तुमको मैंने एक ही एसी अफोर्ड कर सकते थे तुम्हारे रूम में लगवाया तो पाई पाई इकट्ठा की तुमको पढ़ाने के लिए, और तुम बनना चाहते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. खैर ये पाई पाई इकट्ठा करने से कैसे इंसान एसी खरीद पाता है? ये पाई पाई इकट्ठा कैसे करेगा इंसान? दैट मीन्स वो जो हर महीने खाता पीता है उसके बाद वो एक पाई सेव करता है. वो हर पाई सेव कर रहा है. आफ्टर सम टाइम ही गेट्स दैट मनी विच ही कैन इन्वेस्ट समवेयर इन योर एसी. एंड यू से योर फैमिली इज डेवलपिंग, हम बेहतर हो रहे हैं. इससे पहले हम वस्ता के बने हुए कपड़े पहनते थे, अब हम पहन रहे हैं लेवाइस के. ठीक, अब हम पहन रहे हैं गुच्ची अरमानी. ठीक, तो दैट इज डेवलपमेंट. वो लेकिन होगी कैसे? व्हेन यू आर सेविंग. बट यू सी हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ लेड टू दिस कैस्केडिंग इफेक्ट. अब यहां लगे हाथ वाली बात. Why should we limit this to economics? Why not to everything else? Is there a possibility? And I want you to take this question home and think about it. Is there a possibility in your society, not just from an economic front, I'm talking about the social front, the cultural front, the political front, the religious front, any scientific front, any front. Is there a possibility that small happenings which you might be thinking are trivial might have huge ramifications down the line? Is that a possibility? I just want you to explore that कि क्या ये possibility को हम entertain कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है जो currently आपको बड़ी छोटी event लगे लेकिन वो 100 साल बाद बहुत बड़ी event होगी. So what's happening here now? The artisans are gone, the cities are gone, urban industry is gone, land is fragmented, economies of scale is gone, disguised unemployment is increasing, subsistence level of agriculture, there is no surplus. When there is no surplus, there is no investment. Investment is equal to development. ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, ये फ्लरिशिंग टाउन्स थे, गायब हो गए मैप से. सर चार्ल्स ट्रेवेलियन 1840 में लिखते हैं, The population of town of Dhaka has fallen from 1,50,000 to 30,000. 1.5 लाख लोग यहाँ रहते थे, 30,000 बचे थे बस. And the jungle and malaria are fast encroaching upon the town. किस हद तक ये? आपने वो देखा है वो गोस्ट टाउन ऑफ व्हाट्स द नेम, जिसपे वो टीवी सीरीज भी 3 एपिसोड्स की बनी थी, जहाँ पे they had this large plant there, nuclear power plant, and then that thing got melt down और बड़ा मसला हो गया था वहाँ पे यूक्रेन में. आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 4 में एक मिशन है वहाँ पे जो खेलना पड़ता है. चेरनोबिल, हाउ कैन आई फॉरगेट चेरनोबिल, बट आई फॉरगेट, वो मेरा आदत ही हो गई है चेरनोबिल. तो चेरनोबिल का क्या हुआ? चेरनोबिल इज अ गोस्ट टाउन नाउ and the nature has taken it over. नेचर अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे. तो कुदरत नहीं देखती कि ये मेरा अपना है, मुर्शिदाबाद मेरा दुश्मन है और ढाका मेरा अपना है. कुदरत के लिए सब अपने हैं. सो व्हेन ह्यूमंस लीव समवन, कुदरत अडॉप्ट्स देम. तो नेचर टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ इट्स किड्स. सो व्हेन योर फैमिली लीव्स यू, नेचर टेक्स यू ओवर एंड द वर्ल्ड टेक्स यू ओवर. कहते हैं he was lost in Bangkok, so Bangkok takes over a lot of people, so nature takes you over. And when these cities were taken over by left by humans, the nature took over. Okay, ठीक है, I'll take care of it. And when nature takes over and
There is jungle, there is malaria, there are mosquitoes, there are rats, everything else is there except for concrete. So concrete jungle is replaced by the real jungle then. So Dhaka before that was Charles Trevelyan says Dhaka, which was the Manchester of India, has fallen off from a very flourishing town to a very poor and a small one. The distress there has been very great indeed. So 1840s में ये कह रहे हैं 1840s में. So such was the state that happened under the British in India. And these ये colonial hangover हम term use करते हैं अक्सर, again because people are not very well read, so they would use these terms only in the context of what? Politics. But these things are much more deeper than this. वो जो liver function failure है ना, वो भी hangover का ही effect है. That's also, आप सिर्फ सुबह के headache को hangover कहते हैं, ठीक, लेकिन ये जो liver failure भी हुआ है after alcohol abuse for 50 years, that is also hangover of alcohol. ऐसे ही ये है. So there are 2023 में problems in all of this land which have their roots in this. वो colonial hangover है. I think we had a wonderful discussion. We learned a few things today. We would look at other things associated in the next session, inshallah.